सर थोड़ा एफआईएस डीआईएस पर बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कुछ खास आपको इनमें नजर आया? नहीं, 33 दिनों के बाद घरेलू फंड ने बेचा, लेकिन नहीं के बराबर 325 करोड़ की बिकवाली, कोई बिकवाली नहीं, ठीक है, इतना चलता है, कोई खास बात नहीं रही। आंकड़ों में 1490 करोड़ की अपोलो हॉस्पिटल की ब्लॉक डील भी शामिल थी, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। एफआईएस ने जरूर थोड़ा बेचा है, कैश स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिला के ही बेचा, और तीनों में बेचा 4000 करोड़ के आसपास का, जो ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बिकवाली हुई है एफआईएस की, लेकिन उतनी बड़ी बिकवाली नहीं थी कि आप निफ्टी पे 200 घट जाए, हाँ। बैंक निफ्टी पे 600 घट जाए, तो ये ज़्यादा घटने का कारण दूसरा है। इसके लिए जिम्मेदार एफआईएस नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार डीआईएस है, घरेलू फंड है, उन्होंने खरीदा ही नहीं। तो देखो मार्केट में क्या होता है, कई बार है ना, जो रोज़ खरीदा उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलती। बोले ये तो ले ही रहा है ना, इसका तो काम ही है लेने का, रोज 33 दिन से ले रहा है, एक दिन नहीं देखो क्या हो गया, क्या होता है, देखो आपसे संभलता नहीं है। तो घरेलू फंड का बहुत सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो छोटी बिकवाली में भी ये मामला हो जाता है, ये सारा, बट बाकी ठीक है। ऑलराइट सर, शुक्रवार को जिस तरह का हमारा परफॉर्मेंस रहा, आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? शुक्रवार का लोई 24,850, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,850 गैप से खुलने के बाद तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 24,850 के नीचे टिकते हैं तो फिर सीधा 24,625 तक का रास्ता खुलता है। बीच में 2-3 छोटे मोटे पड़ाव हैं, 24,765, 24,700, 24,665, 35 और 630-35 जो भी है, वहाँ तक का रास्ता खुलता है। तो 24,850 के नीचे इंट्राडे में नहीं टिकना चाहिए और बंद नहीं होना चाहिए, ये रिस्क है। तो आपके लिए अगर वैसा होता है तो आप करीबन 200 पॉइंट की रिस्क खोलते हो मार्केट में, नहीं रिस्क क्लियर है। 18 अगस्त की गैप को पूरा करने के लिए 24,850 के नीचे ये जा सकता है, वहाँ तक 25,000 के ऊपर टिकने पे ही मजबूती आएगी। जब तक आप 25,000 के नीचे हैं तब तक आप कमजोरी फील करते रहिए कि यार नहीं मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, ऐसा मतलब कमजोरी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खराब, बट मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में ऐसा। 25,000 के ऊपर ही थोड़ा आपको बेहतर फील होना शुरू होगा। ऊपर में 25,000, 25,150 ये वो रेंज है जिसको पार करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। निफ्टी के लिए ये हो गया, बैंक निफ्टी 24,955,000 आखिरी उम्मीद है इसकी, मल्टीपल सपोर्ट है, बार बार ले रहा है, लगातार ले रहा है। 54,900 माफ़ कीजिएगा, 54,955,000 ये बार बार ले रहा है, तो अब फ्रेश कमजोरी 54,900 के नीचे टिकने पर, बंद होने पर ही आएगी। ओके ठीक है। अगर आज हम गैप से ऊपर खुलते हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो बड़े इंटरेस्टिंग संकेत दे रहा है, तो फिर खरीदना है कि बेचना है? देखो क्या है, ग्लोबल अच्छा है, इकोनॉमी के फ्रंट पर जो बातें हो रही है वो अच्छी हो रही है, जीएसटी वीएसटी ये सब अच्छे है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट रोज आपका चलता है बाइंग सेलिंग से। अब एफआईएस के आंकड़ों में भी आप देख रहे हैं, एक आध दिन खरीदते हैं, एक आध दिन बेचते हैं, कोई क्लियर का ट्रेंड है नहीं। पिछले हफ्ते हम यही बात कर रहे थे, राइट। तो ऐसा है कि ऊपर के लेवल पे आप अटकेंगे भी और नीचे के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा भी। तो आपको क्या करना है, बड़े गैप से खुलने पर अगर आपकी फंसी हुई पोजीशन है और शुक्रवार को अचानक आपको ऐसा लगा अरे इतना क्यों गिर गया बिना कारण, भाई अपनी शुक्रवार को दोपहर में बात की थी, गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो बिना रीजन के गिर गए आप, एग्जैक्टली दिन कारण नहीं था, इतना जोर से गिर गए, एक साथ गिर गए, ऊपर से रेंज से नीचे की रेंज में एक दिन में कौन आता है, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए 3:30 बजे का आपका मूड और अभी के मूड में फ़र्क कितना है। तो अगर 3:30 बजे मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कि मेरा तो वीकेंड ही ख़राब हो गया, तो फिर आज फंसी हुई पोजीशन से निकलना चाहिए। ओके 24,850, 25,100, 24,850 के नीचे बंद होने पर फ्रेश कमजोरी होगी, 25,100 के ऊपर बंद होने पर नई मजबूती बनेगी। मिड स्मॉल कैप शेयर ने शुक्रवार को दम दिखाया। अगर आज लार्ज कैप निफ्टी 24,850 और बैंक निफ्टी 54,900 को होल्ड करता है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत रहेंगे। अगर ये रेंज नीचे तोड़ते हैं तो ही इनका प्रदर्शन खराब होगा, अदरवाइज आज भी इनका प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। ठीक है सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड स्मॉल कैप के अलावा कौन से सेक्टर है जहां नजर रखनी है? आपको 2 सेक्टर पे आज नजर रखनी है जहाँ अच्छी मजबूती बननी चाहिए। एक है आईटी और दूसरा है फार्मा। अच्छा, दोनों ग्लोबल सेक्टर है, दोनों पे हम पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं। आईटी शेयरों में भी अब जिस लेवल पे आ गए, थोड़ी रिकवरी और थोड़ी खरीदारी की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। फार्मा में स्पेसिफिकली सीडीएमओ वाली कंपनियां जो है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां, उन पे आपको फोकस रखना है। जैसे कि आपका डीवीज हो गया, एंथम बायो हो गया, साई लाइफ हो गया, ये इस तरह की जो कंपनियां हैं, थोड़ा कुछ हद तक ग्रेन्यूल्स हो गया, ये जो कंपनियां हैं इनमें अच्छी मजबूती हो सकती है। आईटी कंपनियों में भी थोड़ा इन्फी हो गया, ये सारे टेक महिंद्रा वगैरह टाइप के शेयर हो गए जो थोड़े बेहतर हो सकते हैं, तो इन पे फोकस करना है। ऑलराइट, चलिए तो इन तमाम स्टॉक्स पे नजर रहेगी। ये तो हाँ, एक और सॉरी, डिफेंस में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। कल आपने देखा होगा कि भारत ने पहला अपना घरेलू एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली उसका परीक्षण किया है। प्लस कुछ बड़े ऑर्डर मिलने की भी खबर है मजगांव डोको और ये सारी कंपनियों को। तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर भी एक्शन में रहेगा। डिफेंस सेक्टर पर राय हमेशा लोगों की बटी रहती है, जिनको नहीं पसंद है उनको बहुत महंगा लगता है, और जिनको पसंद है वो
मानते हैं कि ठीक है यार, ये आपके लिए 6 महीने साल भर का व्यू तो महंगा लग रहा होगा, मेरा तो 3 साल का व्यू है, मेरा तो 5 साल, अगर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो मुझे 5 साल तक मुझे कोई डिफेंस शेयर मेरे को अपने पोर्टफोलियो में रखने, तो फिर मुझे महंगे नहीं लगेंगे। सो वो व्यू आपका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, किस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है, ट्रेडिंग का है, इन्वेस्टमेंट का है, तो वो वाली चीज़ है। ऑलराइट, आईटी फार्मा पे तो नजर रहेगी, लेकिन डिफेंस स्पेस को भी हम अपनी वॉच लिस्ट में रखने वाले हैं। सर क्यूज कैसे दिख रहे हैं आज के लिए?